हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइस, हमारा जो आज का वीडियो है वो होने जा रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों को रिफ्यूज़ल मिल चुका है यूएस वीज़ा के लिए। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो लोग और यूएस के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, या फिर वो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, या फिर वो क्रू मेंबर के लिए जो C1D वीज़ा कैटेगरी होती है उनके लिए अप्लाई कर रहे थे। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आप भी इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं और आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है, तो आप ये सोच रहे होंगे अभी कि मुझे अभी क्या करना चाहिए कि मैं इस रिफ्यूज़ल को कन्वर्ट कैसे करूं अप्रूवल के अंदर। आपको क्या क्या स्टेप लेने होंगे उस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अगर आप भी अभी प्लान कर रहे हैं यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए फिर से, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे जो C1D वाले हैं, C1D वीज़ा वाले हैं जो जिनका रिफ्यूज़ल आ चुका है। तो गाइस, आपको सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया है और आपने जो कंपनीज की डिटेल्स वगैरह डाली हुई हैं, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए C1D वीज़ा के लिए, तो गाइस अगर आप अच्छे से उन्होंने जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो आपने क्रॉस चेक करनी है अच्छे से कि वो सही से फिल है या नहीं है। क्योंकि उनमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा है कि कई बार एड्रेस का प्रॉब्लम होता है, कई बार प्रॉब्लम आती है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बनाए हुए हैं वो आपने सही तरीके से जो फॉर्म है आपका उसमें फिल नहीं किए हैं, या फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी कंपनी जो है जिसमें आप अभी जा रहे हैं उसमें आपकी क्या जॉब है या फिर आपकी क्या ड्यूटीज़ रहेंगी। तो गाइस, आप एक बार श्योर ज़रूर हो जाइए, पहले एक बार बात कर लीजिए अच्छे से अपनी कंपनी से जिसमें आपने जॉब करनी है कि आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या रहने वाली है, और आपका जो सैलरी का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो किस टाइप से रहेगा। क्योंकि क्वेश्चंस इस टाइप से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर आपकी जो ड्यूटीज़ है वो क्या रहेंगी। तो वो इंटरव्यू के अंदर वो पूछ रहे हैं भाई चीज़ों को। और इवन वो लोग आपके जो कंपनी का एड्रेस है वो भी पूछते हैं, आपको आपकी कंपनी का एड्रेस भी याद होना चाहिए। तो गाइज, सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ निकल के आती है वो ये आती है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में कर रहे हैं, आपको उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। आपकी सैलरी, आपकी कंपनी का एड्रेस, जो आपका एग्रीमेंट है उसमें एग्रीमेंट में जितना भी टाइम उन्होंने आपको दिया हुआ है जॉब के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करनी है और याद भी करके जानी है। क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं और पूछ भी रहे हैं भाई। तो आप सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और वीज़ा का जो रेशो है वो कन्वर्ट होने में वो टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी से आपका अप्रूव हो सकता है अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होगा तो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि सर हमने कंपनी का एड्रेस तो याद नहीं किया, लेकिन उनसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया था कि भाई आप जिस भी कंपनी में अप्लाई आप इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनका एड्रेस बताइए। अब वो कंफ्यूज हो गए बंदे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था भाई एड्रेस प्रॉपर क्या है। आपको प्रॉपर एड्रेस याद होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद में। आपको सारी डेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो क्या है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है और आप डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं बैग में से उसमें से पढ़ के आप बता रहे हैं, तो फिर ये एक बैड इम्पैक्ट जाता है कि जिससे आपको वीज़ा अप्रूवल के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। C1D वालों के लिए सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, आप जिस भी जॉब में अप्लाई करें आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए उसके बारे में, जैसे कि एड्रेस, आपका सैलरी स्ट्रक्चर, और आपका जो एग्रीमेंट है वो, और आपकी ड्यूटीज़। ये इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है और इन चीज़ों को याद करना है आपने। तब आपको ये लगा लीजिए कि हाँ, आपके चांसेस थोड़े अच्छे हो जाएंगे। अगर अब मैं बात करूँ F1 वालों के लिए जो स्टडी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, देखो उनमें रिफ्यूज़ल आने का सबसे ज़्यादा चांसेस क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको आपके फिर से सेम इसमें भी वही रहेगा, लेकिन उसमें कंपनी थी इसमें कॉलेज आ जाएगा। अब कॉलेज में क्या होगा कि भाई आपको सबसे पहले तो आपकी फ़ीस वगैरह पता होनी चाहिए कितनी है, आपने कितनी फ़ीस पे की है अभी, कुछ आपने एडवांस दिया है या नहीं दिया है, और आपको आप जो सर्विस वगैरह है आपका, तो उसके बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि वो पूछ सकते हैं कि आपने, कुछ लोग क्या करते हैं कि सर्विस भी
वो पेंडिंग में डाल देते हैं और रिफ्यूज़ल होने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखा करो अपनी। और कॉलेज का आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉलेज कहाँ पर है, कौन सा एरिया पड़ता है, लोकेलिटी क्या पड़ती है, तो उसका एड्रेस आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और एक जो कोर्स आपने चूज़ किया उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई, क्योंकि वो कोर्स को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि आपका ये कोर्स है, आप ये कोर्स ले रहे हैं, तो आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, और आपका प्रीवियस जो बैकग्राउंड है स्टडी से है वो क्या है। तो मैं आप सबको यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं या फिर आप कोई नए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या आप कोई कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ इस टाइप के ही कोर्स आप सिलेक्ट कीजिए जो आपकी प्रीवियस स्टडी से मैच करते हो या फिर वो उनके आगे की स्टडी हो, तो आप वही कोर्स उठाइए। ऐसा नहीं है कि आप आए हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो नॉन मेडिकल से है, बाद में आप एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी और कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। उसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है भाई इसका बैकग्राउंड है वो स्टडी बैकग्राउंड है वो नॉन मेडिकल से है या मेडिकल से है, और आप एमबीए के लिए एकदम से स्विच कर रहे हैं, तो फिर उनको लग जाता है कि यार इसका कोई विज़न क्लियर नहीं है स्टडी को लेके, ये सिर्फ जाना चाह रहा है वहाँ पर और सेटल होना चाह रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि कोर्सेज कुछ आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए जिनकी आज की डेट में वैल्यू हो, और आप ऐसे कोर्स ही सिलेक्ट कीजिए जो बहुत कम लोग सिलेक्ट करते हो जिन कोर्सेज को। क्योंकि आप मान लीजिए सभी एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई बीबी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो सभी उसी दौड़ में भागे हुए हैं। उनको अगर कुछ समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, नेचुरली बात है। तो गाइस सॉरी, बहुत शोर हो रहा है, डॉगीज स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं बाहर। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा आपसे कि आप अपने कोर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज रखिए कि आपको इस कोर्स में जाना है, ये कोर्स आपका पिछली जो प्रीवियस आपकी स्टडी है उसके साथ मैच होता है या नहीं होता है। और आप एक बार यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग वगैरह भी एक बार चेक कर लीजिए कि जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रेप्यूटेशन क्या है यूएस के अंदर। आप अच्छी रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में अगर आप अप्लाई करते हैं और कोर्स को अच्छे से चूज़ करते हैं जो आपकी प्रीवियस स्टडी से मैच करता हो, तो उसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। गाइस अब लास्ट में जो हम बात करने जा रहे हैं जिस वीज़ा के बारे में, वो है आपका टूरिस्ट वीज़ा, जिसको B1 B2 वीज़ा बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, ये एक ट्रिकी वीज़ा है। मतलब ये फॉर्म जो हम फिल करते हैं DS-160 है, वो एक ट्रिकी फॉर्म टाइप का है। उसमें आपसे डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको सही से आंसर करना होता है सब चीज़ों का, और आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आप घूम फिर के वापस आ जाएंगे वहाँ से। और या फिर अगर आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको नहीं कर पाते हैं, तो नेचुरली बात है कि वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो गाइस अगर हम सभी एक ही टाइप से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे उसमें नॉर्मल कि हाँ होटल बुकिंग है, ये है, होटल के ऊपर जा रहे हैं आप, 5 से 10 दिन का 15 दिन का आप स्टे दिखा रहे हो, और जो आपकी सैलरी है वो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इनके जो काउंसलर होते हैं वो उस पैरामीटर्स के हिसाब से ही डिसाइड करता है कि आप वीज़ा के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ऐसा मत सोचिए कि वो आपको रिजेक्ट करते रहते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है गाइस। देखो कई बार क्या होता है कि जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं जो DS-160 है, वो आपने बिल्कुल सही से फिल कर रखा है। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में आपने इंटरव्यू भी अच्छे से दे दिया, या आपसे कुछ भी आपसे पूछते हैं वो आपने सही से आंसर किया है, उसके बाद भी आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ जाती है। उसका कारण गाइस कुछ नहीं है, उसका कारण सिर्फ यही है कि जो वीज़ा काउंसलर है वो डिपेंड करता है वीज़ा काउंसलर के ऊपर ही कि वो आपको अलो कर रहा है वीज़ा के लिए या नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, आप अपनी तरफ से पूरी सही तरीके से फॉर्म फिल करके और बिल्कुल सही जानकारी आप उसमें दें, कुछ भी उसमें फेक फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई एम्बेसी है, एम्बेसी के पास बहुत पावर होती है, वो सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेती है बहुत इजीली। तो आप कुछ भी उसमें फेक इन्फॉर्मेशन मत यूज़ कीजिए, जो आपकी जेन्युइन प्रोफाइल है आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने फॉर्म्स को फिल कीजिए। और रही बात ड्रेसिंग सेंस की, या फिर लोग बोलते हैं कि भाई क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, तो गाइस सिंपल सी बात है, जैसे आप नॉर्मल आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, प्रोफाइल के आपके लिविंग स्टाइल के हिसाब से आप जो कपड़े डालते हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गर्मी बाहर बहुत पड़ी हुई है और आप पैंट कोट डाल के जा रहे हो भाई, तो बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि यार पैंट कोट डाल के आया हुआ है और ये इसकी प्रोफाइल से मैच नहीं करता है।
सपोज कीजिए आप छोटे मोटे दुकानदार हैं, या फिर आप घूमने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप फुल टाइम ट्रैवलर हैं और आप पैंट कोट में जा रहे हैं। वो कहेंगे यार फुल टाइम ट्रैवलर कौन पैंट कोट में आता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको वो लोग देखते हैं कि हाँ ये प्रोफाइल से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके प्रोफाइल के हिसाब से आप अपने ड्रेसिंग सेंस डाल के दीजिए, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी बातों में। नेचुरली बात है, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आपने आपके DS-160 में बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी होगी। क्योंकि गाइस आपको पता है कि वो जहाँ मर्जी जैसे मर्जी आपकी जो डिटेल्स हैं उसको वेरीफाई अगर वो करते हैं, तो नेचुरली बात है कि वो डिटेल्स वही होंगी जो आपने फिल की हैं, अगर वो डिटेल्स बिल्कुल सही आपने फिल की हुई हैं। गाइस अब बात यही आती है कि आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या फेस होने को मिल रही है। अभी तो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, जैसे एक बार आपने इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद एक ऑप्शन 2-4 दिन बाद निकल के आता है पोर्टल के अंदर, क्लोज एप्लीकेशन, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। उसी के थ्रू हम लोगों को प्रोसीड करना होता है दोबारा, लेकिन वो किसी प्रोफाइल्स में अभी आ नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर वो ऑप्शन ही मिसिंग है बीच में से, वो ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा। सिर्फ 3 ऑप्शन आ रहे हैं उनके पास, मैनेज अपॉइंटमेंट का आ रहा है, और फीडबैक का आ रहा है, और एक मैसेज का आ रहा है। बस ये 3 ऑप्शन उनको आ रहे हैं। तो थोड़ा आप वेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं वो ऑप्शन दिखते हैं तो आप कस्टमर सपोर्ट की हेल्प भी ले सकते हो उस चीज़ के लिए। तो डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर कि वो कितना टाइम लेते हैं उसको ठीक करने के लिए, डिपेंड करता है ये। और गाइस अगर आप अब यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमको जो वीज़ा हमारा रिजेक्ट है उसको हमें अप्रूवल में कैसे चेंज करना है, गाइस सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने लास्ट टाइम आपके फॉर्म्स के अंदर कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की थी। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के सामने वाले को शक होता है भाई ये करना क्या चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वो सभी डिटेल्स ठीक करनी है। और अगर आपका पिछला DS-160 बिल्कुल ठीक था तो आप डायरेक्टली फॉर्म मत लगाइए, आप सेम प्रोफाइल पर वीज़ा अप्लाई मत कीजिए। US के लिए भी, ये हर जगह के लिए है भाई। अगर आपका वीज़ा कहीं से भी रिफ्यूज़ होता है तो आप सेम प्रोफाइल पर कभी मत अप्लाई कीजिए। आप प्रोफाइल को थोड़ा अपग्रेड कर लीजिए। जैसे प्रोफाइल अपग्रेडेशन में क्या आ जाता है, प्रोफाइल अपग्रेडेशन में आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अपग्रेड कर सकते हैं कि ट्रैवल मेरी हिस्ट्री है जो अब मैं और कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ तो मेरी प्रोफाइल अपग्रेड है पहले की बजाय, तो आप कर सकते हो। या फिर आपके जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स हैं, फंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं आपके, आप उस केस में भी, लेकिन उस चीज़ के लिए टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई आप थोड़ा बहुत ट्रैवल हिस्ट्री कर लिया करो, घूम लिया करो, फिर लिया करो, तो उससे भी प्रोफाइल अपग्रेड हो जाती है। तो सबसे इजी तरीका तो भाई यही है, थोड़ा ट्रैवल कर लोगे। मान लीजिए कि आपका रिफ्यूज़ल आ गया तो आप डायरेक्ट से एकदम से मत अप्लाई कीजिए, आप थोड़ा फिर भी और ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल आप कर लीजिए तो वो बेटर है। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो उसके लिए कि आप साथ के साथ ही आप अप्लाई कर रहे हैं सेम प्रोफाइल पर, वो कर सकते हैं, लेकिन फिर काउंसलर आपको बोल देगा कि हमने सेम प्रोफाइल पर आपको रिफ्यूज़ किया था, आप फिर से सेम प्रोफाइल पर क्यों आ गए हो। क्योंकि भाई वो मेंशन कर देते हैं कि ये प्रोफाइल है इसकी और इस प्रोफाइल पे मैं इसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। तो जब कोई दूसरा काउंसलर होता है तो उसको भी पता लग जाता है कि हाँ भाई ये सेम DS-160 है और इसमें कुछ बदलाव तो हुआ नहीं है, आप फिर से अप्लाई कर रहे हो। तो इस टाइप से भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मिलता ही नहीं है वीज़ा, वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, वो डिपेंड करता है प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी कैटेगरी से अपना वीज़ा अप्लाई अगर कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए भाई। चाहे वो आपकी टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे फिर वो आपका C1D हो, क्रू मेंबर वाला, या फिर आप स्टडी से जा रहे हैं स्टडी करने के लिए US में, तो आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया था। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा और अगर मुझे मालूम हो जाए, या थोड़ा कुछ अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे अगर वीडियो बनाना पड़ जाए, तो आप मुझे वो टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल के रखता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। गाइस सबको बोलता हूँ प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत किया करो, आप मुझे टेक्स्ट कर दिया करो पहले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ तो आप बीच में कॉल करते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस होता है। तो इसलिए आप मुझे अगर टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा कि आप मुझे इतने बजे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं फ्री होऊंगा तो मैं फ़ोन रिसीव कर लेता हूँ, या फिर मैं टाइम लिख के भेज देता हूँ कि आप इतने बजे मुझे कॉल कर लीजिए। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा अच्छे से कि आपने रिफ्यूज़ल के बाद करना क्या है। तो गाइस मिलता हूँ एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ में एक नए वीडियो में।
चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लो गाइस। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं गाइस, कोई बात नहीं। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। इतना, बाय बाय।